सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन हैरबिंगर 2025 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई ने अपना ग्लोबल हैकाथॉन हैरबिंगर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार इसको लॉन्च किया है। ये इसका चौथा संस्करण है। अच्छा, पहले हम बात कर लें ये हैकाथॉन का मतलब क्या होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये एक तरह का इवेंट है जहाँ पे प्रोग्रामर, डिज़ाइनर और अन्य टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशेष चुनौती, जो भी उनको चुनौती दी जाती है, कोई भी समस्या उनको दी जाती है, उसको हल करते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, हार्डवेयर बनाना हो गया, कोई एप्लीकेशन उनको बनाना हो गया। और ये जो आयोजन है कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। तो इसी तरह से अभी आरबीआई ने ये अपना हैकाथॉन लॉन्च किया हैरबिंगर नाम से। तो इस हैकाथॉन में जो जो प्रतियोगी हैं, मतलब जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको 3 विषयों पर समाधान ढूंढने का चैलेंज दिया गया। वो 3 विषय कौन कौन से हैं या किन पर बात करें तो टोकन युक्त अपने ग्राहकों को जाने, केवाईसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और विश्वास बढ़ाना। ये 3 तरह के विषय उनको दिए गए। तो ओवरऑल बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में निवेश आकर्षित करना। इसमें जो भी विजेता रहेगा उसको 40 लाख रुपए मिलेंगे, जो उप विजेता होगा उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या है? हैरबिंगर 2025। इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। बाकी आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। और किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। गवर्नर है वर्तमान में संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। कुछ और प्रश्न देखें आरबीआई से। तो आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण रेमिटेंस का शीर्ष स्रोत सोर्स कौन सा रहा? अमेरिका। आरबीआई ने 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा एफडी खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने पहली बार एक ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया। कौन सी कंपनी है? वो फ्लिपकार्ट है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे केशवन रामचंद्रन। और आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बनी थी अनुराधा ठाकुर। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सभी ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बोली जीत ली है। इनका आयोजन भारत में कहां पर होगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बताया कि राष्ट्रमंडल संघ ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब बात उठती है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स तो भारत में होंगे, लेकिन भारत में कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद गुजरात में होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इससे पहले भी भारत एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है। कब? 2010 में। वो हुए थे दिल्ली में। तो अब एक और बार यानी कि दूसरी बार भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे भारत ने 2036 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनके लिए भी बोली लगाई है। अब वो बोली हमें मिलती है या नहीं मिलती है वो हम भविष्य में देखेंगे, लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली हमने जीत ली है। मतलब ये अब 2030 वाले भारत में होंगे। देखो, पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना वो 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। और जो अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो 2026 में होंगे, ग्लासगो में होंगे। वो लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, हर 4-4 साल में होते हैं। 2022 वाला हुआ था बर्मिंघम में, जहाँ पे भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पे रहा था। 22 गोल्ड थे हमारे पास, 16 सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे, टोटल 61 मेडल हमने वहाँ पे जीते थे। वैसे आप जानते हो राष्ट्रमंडल संघ की अभी पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या नाम है उनका? शर्ली बॉचवे उनका नाम है। वो घाना देश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बर्जिस देसाई ने। तो प्रसिद्ध वकील और पूर्व पत्रकार हैं बर्जिस देसाई, जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है मोदी मिशन। और इसको लॉन्च किया अभी महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। इस बुक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के वडनगर में उनके प्रारंभिक वर्षों से लेकर नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर के बारे में बताया है। बुक का नाम है मोदी मिशन, लिखा है बर्जिस देसाई ने। चलो, कुछ बुक्स एंड ऑथर की हम और बात कर लेते हैं। अभी एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। इसके अलावा प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक आई है मे अ मिलियन बर्ड
ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी को अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। डिफरेंट बट नॉलेज को अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां को इप्सिता चक्रवर्ती ने। किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे और अबाव एंड बियॉन्ड को शिव कुमार मोहंका ने। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्र अभ्यास ओशियन स्काई 2025 में भाग लिया? तो आंसर होगा स्पेन। अभ्यास का नाम है ओशियन स्काई 2025। ये एक तरह का मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है, और इसको होस्ट किया स्पेन ने। 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर? स्पेन में। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के गेंडो एयरबेस पर। स्पेन याद रख लो आप, तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ और भारत ने इसमें हिस्सा लिया। और ये पहली बार भी है जब किसी गैर नाटो देश ने इसमें हिस्सा लिया हो। भाई भारत नाटो का मेंबर नहीं है ना, लेकिन भारत ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इसका मतलब इसमें जितने भी देशों ने हिस्सा लिया वो सारे नाटो मेंबर्स हैं। नाटो देशों ने इस एक्सरसाइज का आयोजन किया। बस केवल एक ही गैर नाटो देश है जिसने पहली बार इनकी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, वो है भारत। और भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट विमान ने हिस्सा लिया है। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, ओशन स्काई 2025 है, स्पेन में हुआ। अब स्पेन में हुआ, स्पेन ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में स्पेन। कैपिटल मैड्रिड हो गई है, करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। और कुछ और पॉइंट्स आपको करवाऊं तो यूरो कप 2024 को स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। UEFA वुमेन्स नेशनल लीग 2024 को स्पेन ने जीता था, फ्रांस को हराया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर बना था स्पेन। C295 परिवहन विमान ये हम स्पेन से खरीद रहे हैं। स्पेन की एयरबस कंपनी है, उससे खरीद रहे हैं। और भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया जिसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया है। ठीक है, तो इन सब कारण से स्पेन न्यूज में भी ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और जब भी देखो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है, मैं आपको 2025 के सारे एक्सरसाइज बार बार रिवाइज करवाता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे आज क्यों नहीं करवाया, हर बार कराते हैं तो। क्योंकि आज लास्ट मोमेंट पे मुझे वो शीट नहीं मिली, वो शायद डिलीट हो गई मुझसे या क्या हो गया, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए अभी मैंने उसको स्किप कर दिया और डायरेक्ट आपको स्पेन घुमा के ले आया। ठीक है, तो फिर अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा केरल ने। अच्छा, प्रधानमंत्री श्री योजना में बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये योजना लॉन्च कब हुई थी, ये जरूर याद रखना। अभी ये न्यूज में आ गई है तो याद रखना कब लॉन्च हुई थी, 7 सितंबर 2022 को। जिसका उद्देश्य क्या है? मौजूदा स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत करना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और उन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनाना। और इस योजना के अंतर्गत कितने स्कूल का टारगेट रखा है, कितने स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा? 14,500 से ज्यादा स्कूलों को कवर किया जाएगा। और इस योजना की अवधि रखी है 2022-23 से लेकर 2026-27 तक की। इसके लिए बजट निर्धारित किया गया था 27,360 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये योजना भी न्यूज में आ गई है, केंद्र सरकार की योजना है, तो इसको ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे केरल की हो रही है, तो केरल भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोन्ना, वृक्ष है नारियल का फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडीशोला नेशनल पार्क है यहाँ पे। इडुक्की डैम है यहाँ पर पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस होता है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। और फेस्टिवल्स में बात करें, ओणम हो गया, त्रिशूर पुरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो विश्व उत्सव हो गया। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग कहते हैं, सबरीमाला टेम्पल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीता था पश्चिम बंगाल ने, केरल को हराया था। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया था।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो आपको मिलेगी केरल में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? केरल में। कवचम ये लॉन्च किया था केरल ने। और गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना भी यहाँ शुरू हुई थी। अट्टुकल पोंगल महोत्सव यहाँ मनाया जाता है केरल में, 10 दिनों तक चलता है, जबकि पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है, 4 दिनों तक चलता है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है केरल। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल, ये केरल से हैं। और केरल में देश के पहले गहरे पानी वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? कोझिकोड केरल को। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया था। मसाला अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कोझिकोड में ही। तो इन सब कारण से केरल न्यूज में है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो हर साल 23 अक्टूबर को हिम तेंदुए के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अक्टूबर को। थीम भी है पर्वत संरक्षण की रक्षा, प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियंस। और पहली बार इस दिवस को 2014 में मनाया गया था। वैसे 21 अक्टूबर को आयोडीन अल्पता दिवस भी होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डे। मैं आपको चलो अक्टूबर के जो अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए वो सारे रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस और वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और ऑस्टियोपोरोसिस डे भी था। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया। और अभी 24 अक्टूबर को 2-3 दिवस हमने मनाए थे, एक तो वर्ल्ड पोलियो डे, यूनाइटेड नेशन डे और विश्व विकास सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ITBP का स्थापना दिवस भी था 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ओला ने किस नाम से अपना पहला आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लॉन्च किया? तो आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक। तो भैया ओला कंपनी की गाड़ियां आपने देखी होगी, आपने चलाई भी होगी, पर अब ओला एक और नया प्रोडक्ट लेकर के आया है ओला शक्ति नाम से। तो ओला शक्ति है क्या? तो आप कह सकते हो ये एक रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। मतलब आप यूं समझो जैसे कि पावर बैंक होता है हमारे पास, इस पावर बैंक से आप अपना मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हो, तो उसी तरह से घर के लिए इसे एक बड़ा पावर बैंक आप समझ सकते हो। या आपका घर हो गया या छोटा मोटा ऑफिस हो गया, वहाँ पे आपका ये काम आ सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, 1.5 किलोवाट आवर का है ये। मतलब अलग अलग रेटिंग में मिलेगा, 3 किलोवाट आवर में मिलेगा, उससे ज़्यादा 5.2 किलोवाट आवर और उससे भी ज़्यादा 9.1 किलोवाट आवर कैपेसिटी के साथ आपको ये इतनी रेटिंग के साथ आपको मिलेगा। मतलब 4 वेराइटी में अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा रेटिंग में मिलेगा उतनी ज़्यादा पावर सप्लाई आपको देगा, उतना लंबे समय तक आप अपने अपैरेटस चला पाओगे। जैसे कि घर या ऑफिस का AC चलाना है, फ्रिज चलाना है, जो भी ये डिवाइसेस बड़ी बड़ी डिवाइसेस है आप इससे चला सकते हो। तो ये खास तौर पे उन घरों के लिए या उन ऑफिसेज में इस्तेमाल होगा जहाँ पे जो पावर कट हैं वो बार बार होते रहते हैं थोड़े बहुत समय के लिए। तो उस समय ये जो बैटरी स्टोरेज है वो संभाल लेगा, आपका AC चलाए रखेगा, आपका फ्रिज चलाए रखेगा, बड़े बड़े डिवाइसेस को चला करके रखेगा ये। फिर जब लाइट आएगी फिर से ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ओला की खुद की टेक्नोलॉजी है 4680 भारत सेल, और वही ओला शक्ति को पावर कर रही है, संचालित कर रही है। तो 4680 भारत सेल क्या है? ये एक बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, आप कह सकते हो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिथियम आयन सेल है, जिसे ओला ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार किया है। तो भैया ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियां चली या नहीं चली, जैसे भी चली उसने उस पर तो ध्यान नहीं दिया। अब एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ गया ओला शक्ति, तो ये ध्यान रखना आप। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा इजिप्ट में। तो वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 11वां एडिशन हुआ, 11 से लेकर 18 अक्टूबर तक। कहाँ पर? इजिप्ट की कैपिटल कायरा में।
और आप कह सकते हो कि अफ्रीका में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है, ये आप कह सकते हो। मेडल टैली आप देख सकते हो, टॉप पर चाइना है, 10 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रोंज हैं, टोटल 15 मेडल के साथ चाइना टॉपर बना हुआ है। दूसरे पे नाइजीरिया और तीसरे पे इजिप्ट है। भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड जीता है, 2 ब्रोंज जीते हैं। ये गोल्ड भी कौन लेकर के आए? विनय, 72 किलोग्राम कैटेगरी में टोटल भारत ने 3 मेडल जीते। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि अब जो अगला एडिशन होगा, जो 12वां एडिशन होगा 2026 में होगा, वो कहाँ पर होगा? मनामा, बहरीन में होगा। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करें जो इसका आयोजन करती है, स्थापना इसकी होती है 1989 में, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है और प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिला दूं, अभी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का भी आयोजन हुआ था, अभी अक्टूबर में ही नॉर्वे में हुआ था, जहाँ पे मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था 48 किलोग्राम कैटेगरी में, वो भी हमने पढ़ा था। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से एक पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता था। जबकि ओलंपिक में पदक लाने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव थे, पहलवान थे। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए पदक जीता था, वो भी ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2-3 पॉइंट आपको और बता देता हूँ वेटलिफ्टिंग से ही। एक तो याद रखना मीराबाई चानू का नाम, भारतीय भारोत्तोलन संघ के तहत नव स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष इनको चुना गया था, वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। 2026 में एशियन इंडिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा अहमदाबाद, गुजरात में। अभी 2025 में जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, चाइना के जियानशान में। भारत दूसरी बार इसको होस्ट करेगा। पहली बार 1982 में हमने इसको होस्ट किया था जब वो दिल्ली में हुआ था। और कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 यह भी अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इसमें भारत ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए भी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा इसका आईआईटी दिल्ली। तो अभी भारतीय नौसेना ने नौसेना के जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता यानी कि लाइफ ऑफ क्वालिटी में सुधार करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। मतलब इसमें जो आईएनएस जहाज होते हैं, हमारे इंडियन नेवल शिप्स होते हैं, इन पर चालक दल के आराम, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। इसके रिसर्चर्स हमारे जहाज़ों को देखेंगे और जो भी बेहतर हो सकता होगा वो सजेस्ट करेंगे। अब इसी तरह से कुछ और आईआईटी जो न्यूज़ में रहे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक बार। अगर पूछे, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लेन्स स्थापित करने के लिए समझौता किया था आईआईटी हैदराबाद के साथ। उसके अलावा इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करने के लिए समझौता किया था इसरो ने, किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। और किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर। ये एक टेक्निकल फेस्टिवल है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये खोला दुबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर का बनाया गया लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद ने बनाया। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी? आईआईटी कानपुर। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जैन, इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने। ड्रम एप्लीकेशन इसको तैयार किया आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लैकेज से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक विकसित की जिसका नाम है भीमा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पर रहा एमआईटी, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और भारत में टॉप पे आईआईटी दिल्ली है जो पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री का निर्माण किया है। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, जिसे आईआईटी मद्रास ने तैयार किया था? शक्ति इसका नाम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हर साल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा अक्टूबर को। तो साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हर साल अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने और उभरते साइबर खतरों के बारे में जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना। भारत में इसकी थीम भी है साइबर जागृत भारत, मतलब हो गया साइबर सुरक्षित भारत। और ग्लोबल थीम क्या है? स्टे सेफ ऑनलाइन, ऑनलाइन सुरक्षित रहे। बाकी साइबर से 2-4 प्रश्न मैं आपको और कराता हूँ। अगर पूछे, किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? केरल ने। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई कंट्री बना था? साउथ कोरिया।
रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है उसका नाम क्या है? माया। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का अभी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रश्मिका मंदाना को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारतीय विज्ञापन जगत के जनक या गुरु कहे जाने वाले पीयूष पांडे का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? 2016 में। फिर पूछा, गंगा नदी पर निर्मित भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज 2025 का नाम क्या है? बजरंग सेतु। फिर पूछा, WDAA में 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायु सेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया हरियाणा में। विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 कौन सा है? SBI। भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। और किस देश की राजमाता सिरिकीत का निधन हो गया? उनका नाम फिर पूछा, किस देश की राजमाता सिरिकीत का निधन हो गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। और आखिरी प्रश्न था, वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को शिफ्ट कर रहा है? तो आंसर होगा तुवालू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।